नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं द जेसी शो। और हमेशा की तरह इस शो में कई सवालों को शामिल किया जाएगा। वो सवाल जो केंद्र की राजनीति की दशा और दिशा के रुख को समझेंगे। और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ सीईओ जगदीश चंद्र सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका द जेसी शो। वेलकम। और आज का ये शो इसलिए बहुत खास हो जाता है, इसके लिए चुनी गई जगह की वजह से। वो जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो जगह जहां पर आप कश्मीर के नाम से जिसे जानते हैं, वो जगह जहां पर खूबसूरत इन वादियों में बसती है। फिरदौस ज़मीं जन्नत कश्मीर यहाँ पर है। और ये वो कश्मीर है जिसने 370 के बाद घाटी को बदलते हुए देखा। ये वो कश्मीर है जहां लोगों के हाथों में पत्थर भी देखे गए। और ये वही कश्मीर है जहां हर घर तिरंगे को लहराते हुए भी हम सब ने देखा है। तो आइए इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ। और जगदीश चंद्र सर, सबसे पहला सवाल जो है उस फैसले को लेकर मैं करूंगी जो कश्मीर से ताल्लुक रखता है, और वो फैसला है कश्मीर के नए मतदाताओं को लेकर। मुझे तो पहले आप एक आकलन करके बताइए कि जो घाटी का राजनीतिक मानचित्र है, इन मतदाताओं की बदलती संख्या के साथ ये कैसे बदलेगा, और क्या इसे लोकतंत्र के विस्तार के तौर पर भी हम समझ सकते हैं? निश्चित तौर पे यह लोकतंत्र का विस्तार है। घाटी का राजनीतिक मानचित्र निश्चित तौर पे इससे बदलेगा। जो नई व्यवस्था है, जो कानून में संशोधन हुआ है, उसके हिसाब से जो कश्मीर का मूल निवासी नहीं है लेकिन अस्थायी रूप से कश्मीर में रह रहा है, उसे वोट देने का अधिकार है। इसका अर्थ ये कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, प्रवासी मजदूर, दूसरे लोग उन जो बसेंगे यहाँ आकर के, उनको वोट देने का अधिकार होगा। कुल मिला के एक मोटे अनुमान के अनुसार 20-25 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे, जो कि कुल प्रेजेंट जो वोटर्स हैं करीबन 77 लाख, उसका 1/3 हो जाएंगे। तो 30-33% नए मतदाता आकर के यहाँ पे जुड़ेंगे, तो स्वरूप बदलेगा, लोकतंत्र का विस्तार होगा। इसी तरह से जो असेंबली सीट्स हैं वो 83 से बढ़ के अब 90 हो गई हैं, 7 बढ़ गई हैं, 6 जम्मू में, 1 कश्मीर में। तो मतदान बढ़ेगा, मतदाता बढ़ेंगे। और जो चॉइस सीट इन्होंने छोड़ रखी हैं कश्मीर वाली, उसको ये मानते हैं आज भी भारत की हमारी सीट हैं। और पता नहीं किस दिन मूड बदल जाए नरेंद्र मोदी, अमित शाह का, एक झपट्टा मारेंगे, ले आएंगे वहाँ से और 24 आदमी मैदान में खड़े कर देंगे वहाँ जाकर के चुनाव लड़ने के लिए। तो कुल मिला के इन दोनों घटनाओं से लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। और ये माना जाना चाहिए कि आने वाले समय में, चूँकि वोटर्स का जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा, तो जो चुनाव की बेसिक रणनीति है, बेसिक स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री, वो चेंज होगी। तो निश्चित तौर पे कश्मीर के राजनीतिक मानचित्र को प्रभावित करने वाली एक बहुत बड़ी घटना होगी। कुछ दिनों से अभी हम बात कर रहे थे 25 लाख की, तो चाहे राजनीतिक गलियारे हों या मीडिया क्षेत्र हो, 25 लाख के आंकड़े पर बार बार बात होती है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये 25 लाख का आंकड़ा कितना सही है, क्योंकि इस आंकड़े के आने के बाद कश्मीर के जो निर्वाचन अधिकारी है उनको भी स्पष्टीकरण देना पड़ा। देखिए, निश्चित तौर पे एक ब्यूरोक्रेट का एक बोनाफाइड रफ असेसमेंट था जिससे कन्फ्यूजन पैदा हुआ। निश्चित तौर पे हर आदमी जानता है इतने बड़े परिवर्तन हुए हैं तो 20-25 का ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं, 18 लाख हो सकते हैं, 26 लाख, 27 लाख हो सकते हैं। उन्होंने गुड फेथ में बयान दिया कि 25 लाख जुड़ेंगे। अब इससे क्या पॉलिटिकल रिएक्शन हुआ, और इलेक्शन कमीशन, सरकार में यहाँ जो लोग हैं पैनिक हुए थोड़ा सा कि इसका विरोध होगा तो दबाओ इसको, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज अनकॉल्ड फॉर। किसी स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। डंके की चोट पे कानून बना, डंके की चोट पे सब लोग आएंगे, मतदान करेंगे। 25 का 50 लाख भी हो सकते हैं। लॉ इज़ परफेक्ट, पीपल आर परफेक्ट, वोटिंग विल बी परफेक्ट। बिल्कुल, लेकिन जगदीश जी, मेरा सवाल मतदाताओं को लेकर है। अगर हम देखें लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत देश भर में मतदाता सूची में मतदाताओं को जोड़ने की सामान्य प्रक्रिया है जो देश भर में है, लेकिन पिछले कुछ समय से कश्मीर में इसको लेकर विरोध नजर आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, स्थायी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जमकर विरोध कर रही। क्या वजह इसको लेकर आप मानते हैं? इसका वजह स्वाभाविक है, जो वोटिंग का स्ट्रक्चर है बेसिक, जो 70 लाख अगर 75 लाख थे, आज 30 लाख और जुड़ जाएंगे। और वो लोग जुड़ेंगे जो यहाँ की किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं है, जिनकी निष्ठा भारत के कश्मीर से हट के जिन राज्यों को बिलोंग करते हैं वहाँ के साथ है, वहाँ के वातावरण में, वहाँ की जलवायु में, वहाँ के पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम में लोग रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो जो 25 लाख 30 लाख मतदाता आएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, जिनके लॉयल्टी यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। तो ये लोग थोड़ा सा आशंकित हैं और उनको ऐसा लगता है कि बेसिकली आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। इसीलिए फारूक के लड़के ने, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट कर रहे हैं वोटर्स को आप। महबूबा ने कहा कि भाजपा को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। सब ने विरोध किया इसका, लेकिन कानून तो कानून है। तो उनका डर, उनकी जो आशंका है अपनी जगह स्वाभाविक, क्योंकि कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन काम कानून के तहत हो रहा है, इसलिए किसी उंगली उठाने का अधिकार नहीं है।
पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ तो लोकतंत्र का विस्तार हुआ, वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ, और जो वोटिंग का जो पैटर्न था, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में था कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे, कुछ लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, उससे उनके जो इरादे आगे इम्प्लीमेंट होते थे वो अब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उनका विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन विरोध समय के साथ साथ टाइम इज़ ए हीलर। तो मतदाताओं का अगर हम जिक्र करें तो जो युवा है उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। युवा बढ़ेगा देश बढ़ेगा, आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक क्रेज़ का सवाल है, उसके दो टुकड़े हैं। पहले तो कि 18 वर्ष के मतदाता काफ़ी संख्या में जुड़ेंगे। एग्जैक्ट संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। पहले कहा गया था कि जनवरी तक जो लोग आएंगे 2019 तक उनको ये अधिकार है, 18 साल जो पूरे कर लेंगे उस तारीख तक, उसको बढ़ा के किया गया। अब अक्टूबर 2022 तक जिनकी उम्र 18 साल हो जाएगी उनको अधिकार दिया गया है। तो वोटिंग का जो सेक्टर है उसका एनलार्ज किया गया है। अब रही बात उसमें मोदी के क्रेज़ की, तो कश्मीर का मतदाता अभी तक थोड़ा डिफरेंट रहा है। ओबरॉनी और उन सब लोगों के साथ उनकी सहानुभूति रही है, आमतौर पर उनके मन में गुस्सा भी रहा है। लेकिन आशा की जानी चाहिए कि समय के साथ साथ, जैसा आपने कहा कि पत्थर की जगह कई लोगों के हाथ में तिरंगा भी था, तो इसका फ़र्क पड़ना चाहिए। कुछ संख्या में मतदाता आने चाहिए। वैसे ये भी कहा जाता है कि 18 वर्ष के जो मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, आमतौर पर वो चुनाव का बहिष्कार करते आए हैं। जब चुनाव होता है उसको हॉलीडे मनाते हैं, गुलमर्ग चले जाते हैं, कहीं और पहलगाम घूमने चले जाते हैं, दैट वे। तो आशा की जानी चाहिए कि जो नया सेटअप बन रहा है पॉलिटिकल, जो नया सेंसिटाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो शायद कुछ अच्छी संख्या में मतदाता आएँ, मतदान करें, अपनी मर्ज़ी से मतदान करें। और चूँकि मोदी का क्रेज़ है पूरी कंट्री में, और मैं मानता हूँ उसका एक हिस्सा श्रीनगर में भी होगा, तो निश्चित तौर पे मतदाताओं पे इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा आकलन है। मतदाताओं की संख्या ही नहीं बढ़ी है, यहाँ पे डिलिमिटेशन के बाद 7 विधानसभा की सीट्स भी बढ़ी है। तो ये दोनों स्थितियों में एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है। तो आपको लगता है कि इन सीटों के बढ़ने का क्या असर होगा? दूसरा, इनका फायदा तो तभी होगा अगर चुनाव हो। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कब तक स्थिति पैदा होगी कि चुनाव कराए जा सके? चुनाव निश्चित है। घाटी में लोकतंत्र को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव करना, और सभी दल मांग करते हैं कि चुनाव होने चाहिए। भारत सरकार भी सहमत है, मोदी सहमत हैं, शाह सहमत हैं, पूरा देश सहमत है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार की तारीफ है कि सरकार लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए यहाँ चुनाव कराने जा रही है। अब प्रश्न है कब चुनाव? तो चुनाव समय काल देश परिस्थिति के हिसाब से तय होते हैं, लेकिन अब क्या है कि संवैधानिक प्रक्रिया बीच में आड़े आ रही है। नवंबर तक का समय है मतदाता सूचियों को फाइनल करने का, उससे पहले हो नहीं सकते। सरकार का बयान आ गया है, इस वर्ष चुनाव नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर अगले वर्ष होंगे। अगले वर्ष का मतलब ये है कि जनवरी फरवरी मार्च में बहुत ठंड होती है, आप जा नहीं सकते, पैरामिलिट्री फोर्सेज मूव नहीं कर सकती। लोकल तो ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं, बाहर के लोग नहीं कर पाते हैं। फिर क्या है कि 11 जून से यात्रा है, तो मार्च अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है पूरे तौर पे। और अब चूँकि राजनीतिक परिस्थितियाँ में अनुकूल होती जा रही हैं सत्ताधारी पार्टी के लिए, तो चुनाव होना निश्चित है। मेरा पक्का आकलन है कि मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे यहाँ पे। कश्मीर विधानसभा में 7 नई सीटें बढ़ाने का जो प्रस्ताव आया है, आखिर वहां पर कब तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, किस तरह की संभावना आपको नजर आ रही है? और उसके बाद फिर हम गुप्कार गठबंधन पे भी बात करेंगे कि आखिर कितना सक्सेसफुल वो नजर आ रहा है, क्योंकि अभी बदलते परिदृश्य में ये गुप्कार को लेकर बड़ी चर्चा हो। गुप्कार का जो बेसिक अलायंस था इन दो पार्टियों का, महबूबा और फारूक फैमिली का, वो टूट गया है। ये केंद्र सरकार की रणनीति थी इन ए वे। तो चुनाव होना निश्चित है, हालात सारे माकूल हैं। गुप्कार की बात है, गुप्कार का विघटन शुरू हो गया है। जो चाहे बात हम महबूबा मुफ्ती पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इनकी रणनीति चुनाव लड़ने को लेकर कैसी होगी? अलग अलग होंगे? अगर अलग अलग होंगे तो क्या सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर बीजेपी को हराएंगे, या अलग अलग जाते हैं तो वो ज़्यादा उनके लिए रणनीति के तौर पर? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अमित शाह की पॉलिसीज आर वर्किंग, हिज स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, तो दोनों तो अलग अलग हो गए हैं, बाय एंड लार्ज अलग होंगे, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का परिणाम वक्त के साथ बताएगा, दैट्स ऑल। जगदीश जी, बहुत दूरदर्शी सोच है आपकी। राजनीति के मामलों की अगर बात करें तो आप बहुत दूर का सोचते हैं और आपकी भविष्यवाणी काफ़ी सटीक निकलती है। कश्मीर की सक्रिय राजनीति में अगर हम गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र करते हैं तो कैसे देखते हैं उनके भविष्य को? उनकी लाइफ नाउ इज़ ए पॉलिटिकल ट्रेजिडी। अच्छे व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पॉपुलर हैं, सेकुलर की दिशा में रहते हैं, काफ़ी उनकी डिग्निफाइड और डिसेंट इमेज रही है। लेकिन कांग्रेस में पिछले कुछ समय से उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। आपने देखा है पार्टी छोड़ चुके हैं। गांधी के दरबार में जो मान सम्मान नहीं मिला उनको, तो वहाँ से वो बाहर हैं। शुरू में चर्चा चली थी, नरेंद्र मोदी के निकट आए थे कि शायद भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन शायद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनके, इसलिए उनकी सहमति नहीं बनी होगी। पद्म भूषण सरकार ने देकर उनको सम्मानित किया। तो अब तो क्या है कि वो एक तरह से ढलती शाम की तरफ हैं।
अचानक हो सकता है कि आनंद शर्मा के साथ वो भाजपा में चले जाएं और नए पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हो। सर, अब इन तमाम बातों के बीच जितना सेंसिटिव 370 का मुद्दा रहा, उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव मतदाताओं का मुद्दा है। अब इस पूरे मसले को अमित शाह और मनोज सिन्हा जो एलजी हैं वो कैसे डील करेंगे? देखिए, मतदाताओं का जो मुद्दा है वो बिल्कुल क्लियर है। उनको वोट का अधिकार दिया गया। प्रवासी लोगों को जहाँ रह रहे हैं यहाँ पे रहिए। और जहाँ तक रही बात मनोज सिन्हा और अमित शाह की, तो वो ठीक से काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार कहते हैं उसको, वो सरकार यहाँ ठीक से काम कर रही है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कम्युनिकेशन है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। तो कुल मिला के स्थिति टोटल नियंत्रण में है। आने वाले दिनों में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं देखता जो चुनौती बन के इन लोगों के सामने उभरे। लेकिन धारा 370 अब 3 साल बीत चुके हैं इसको हटाए हुए। एक तो कश्मीर के हालात क्या हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा करते हैं कि उसके पर्सपेक्टिव में 370 हटाए जाने के बाद घाटी कैसी नजर आती है। देखिए, धारा 370 भाजपा और देश की राजनीति का एक चमत्कार है। 370 का परिणाम है लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल, कश्मीर इज़ बैक टू नॉर्मल। तो एक आम आदमी का जीवन बिल्कुल सुरक्षित हो गया, टूरिस्ट का जीवन सुरक्षित है, आवागमन नॉर्मल लाइफ जो है वो यहाँ लौट आई है वापस। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते हैं तो निश्चित तौर पे जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनमें कमी हुई है। 16 से 19 की अगर आप बात करते हैं घटनाओं की और अब जो बात करते हैं, तो पहले अगर 2600 घटनाएँ हैं तो अब मान लीजिए 56 घटनाएँ हुई हैं। पहले 6500 थी तो 438 घटनाएँ हुई। तो कुल मिला क्या है कि उसमें कम से कम 60-70% कर्टेलमेंट है आतंकवाद की घटनाओं में। अब पत्थरबाजी घटनाओं की बात करते हैं तो उसमें 90% कर्टेलमेंट है पत्थरबाजी घटनाओं में। तो स्थिति कुल मिला के जो है वो नियंत्रण में है। लेकिन एक चिंता का विषय है सरकार के सामने, टारगेट किलिंग्स। ये दुखती रग है 370 की कि सब कुछ हुआ, टारगेट किलिंग को हम नहीं रोक पा रहे हैं। 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई, जिसमें 6 कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी पंडित का मुद्दा एक अलग से, इसको आगे चल के उस पर बात करेंगे। तो कुल मिला क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है, कंप्लीट है, एक्सेप्ट द सेंटिमेंटल हर्ट ऑफ टारगेट किलिंग्स। के बदलते हालातों में टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा, एक फ्री माइंड से टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और घाटी देख ही रहे हम कितनी खूबसूरत है, तो इसको डेफिनेटली एक्सप्लोर तो करेंगे। निश्चित तौर पे 370 के बाद देयर इज़ ए टूरिज्म रेवोल्यूशन इन कश्मीर। अभी एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कश्मीर आए हैं। सारी फ़्लाइट्स बुक हैं। 2 महीने के लिए होटल्स में कमरा नहीं है। 5000 कमरा 35,000 में मिल रहा है। टूरिस्ट रेवोल्यूशन, ऐसा लगता है सारा राष्ट्र जो है कश्मीर में टूट पड़ा है कश्मीर टूरिज्म के लिए। एयरपोर्ट देखिए, जगह नहीं है। 102-103 फ्लाइट चल रही हैं, 20,000 यात्री रोज आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि इंटरनेशनल टर्मिनल एक और क्रिएट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे यहाँ। तो टूरिज्म रेवोल्यूशन ज़बरदस्त आ गया है, लोगों की कमाई का साधन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया है, सब तरफ आप टूरिस्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो 40 साल पुराना कश्मीर टूरिज्म का यहाँ तक सवाल है इज़ बैक। शूटिंग्स की अगर हम जिक्र करें, फिल्म की बातें करें, तो क्या कश्मीर में फिर से रौनकें आएंगी? निश्चित तौर पर रौनकें आएंगे, रौनकें आना शुरू भी हो चुकी हैं। सबसे बड़ा फैसला सरकार का है कि 30 सितंबर से मल्टीप्लेक्सेज यहाँ जो है सिनेमा घर, जो फतवा कारण से रुके हुए थे पिछले 25 साल से, जो है वो सिनेमा घर खुलेंगे, शूटिंग्स होंगी। सरकार को ज़रूर चाहिए इस समय जो लोग शूट करने आ रहे हैं, फिल्म वाले यहाँ, टेलीविज़न फिल्म वाले, OTT वाले आ रहे हैं, उनको सरकार एक्स्ट्रा रियायतें दे। मुझे याद आता है 50-60 का दशक, जब गुलाम बख्शी यहाँ थे चीफ मिनिस्टर, उस समय पंडित नेहरू से मिले थे प्रधानमंत्री। उसके बाद में पंडित नेहरू ने राज कपूर को बुलाया था कि तुम फिल्में शूट करो वहाँ जाकर श्रीनगर में। वो सिलसिला तब से शुरू हुआ। तो सरकार को ऐसे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ वापस दौर लौटने वाला है, मल्टीप्लेक्सेस खुलने वाले हैं। लेकिन एक विषय ये है इसमें जो मनोज सिन्हा को देखना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि वो जो मुल्ला और जिन्होंने फतवा जारी किया था लीडर्स ने कि ये बंद रहेंगे, सिनेमा नहीं चलेंगे, वो फतवा वापस होना चाहिए, हालात सामान्य लौटने चाहिए। कुल मिला के आने वाले दिनों में आप यहाँ फिल्में देख सकते हैं, मल्टीप्लेक्सेस में लेटेस्ट मूवी देख सकते हैं। तो आपको लगता है बिजनेस डेवलपमेंट के हालात भी बहुत कुछ बदलेंगे? निश्चित तौर पर बदलेंगे। अभी मैं देख रहा था कि ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी कुछ दिनों पहले, देश के सारे उद्योगपति आए थे। एक समिट और होने वाली है आगे जा करके। पिछले 70 साल में यहाँ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया कश्मीर में। लेकिन अब 2 साल के अंदर जब से मनोज सिन्हा यहाँ हैं और अमित शाह मोदी इस काम को देख रहे हैं, तो अगेंस्ट 15,000 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ चुका है। तो आने वाले दिन कश्मीर के इन्वेस्टमेंट के दिन हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धारा 35 में अब अलाउ कर दिया है, कोई व्यक्ति आए, ज़मीन खरीदे, संपत्ति खरीदे, इन्वेस्ट करे, ही इज़ वेलकम। तो देयर मे बी ए इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन इन कश्मीर इन द कमिंग डेज। बाद एक बदलते हालात को हमने देखा, हमने ये भी देखा कि हिंदू मुस्लिम जो सौहार्द था वो बहुत ज़्यादा पनपने लगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें हिंदू सेंटिमेंट्स का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, ख़ासतौर से ऐसे मौक़ों पर जब हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं या फिर जो मंदिर हैं वहाँ पर। क्या आपको लगता है कि वो हिंदू सेंटिमेंट्स उस हद तक नज़र नहीं आते
जैसे दिखाई देने चाहिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, तो बरसों पुरानी कटुता कहिए या गैप कहिए या ट्रस्ट डेफिसिट कहिए बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स इन वैली, उसको भरने में वक्त लगेगा। 370 तो आ गया, सब कुछ हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज को झटका लगा, लेकिन मुसलमान का दिल यहाँ जो लोकल है वैली में, उसका नहीं बदला। उसके माइंड में आज भी यही है कि वी कीप ऑफ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गांव में चले जाइए। प्रैक्टिकली अभी नो एंट्री जैसी स्थिति है एक तरह से, और उनका माइंड वही का वही है कि भाई तुम्हें लौटना नहीं है यहाँ पे, तुम्हें मकान बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है, और माहौल ऐसा है कि लोग डरे रहते हैं। और कश्मीरी पंडितों का मैंने जैसे अभी आपसे कहा ना, इस 370 की एक ही विफलता है, एक ही एक्सेप्शन है कि सब कुछ हो गया लेकिन इसका हल नहीं निकला। सेंटिमेंट लोगों का जो भावना थी ना मुस्लिम कम्युनिटी की, वो बदल नहीं पाए। अब सरकार कैसे बदले? अभी तो सोसाइटी का काम है, सरकार नहीं बदल सकती। सोसाइटी जब तक आपस में मिलजुल के नहीं रहेगी, क्रिएट नहीं करेंगे स्थिति ऐसी, तब तक ये नहीं होगा। गवर्नमेंट हैज़ डन एवरीथिंग बेस्ट इन 370, टाइम इज़ ए हीलर। समय के साथ साथ ऐसा होगा, हिंदू मुस्लिम का जो गैप है सेंटिमेंट का पूरा होगा, यही अपेक्षा की जानी चाहिए। दूसरी तरफ एक स्थिति है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, पाक अधिकृत कश्मीर। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो बिजनेस लाइफ, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे बहुत अच्छी बिजनेस चल रहा है, टूरिज्म बिजनेस फिर से बूम पे है, तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति भी कुछ ऐसी है क्या? किस तरह से हम उसको कंपेयर करेंगे इस कश्मीर के साथ, वहाँ का जनजीवन और यहाँ के कश्मीरी का जनजीवन, रहन सहन और बिजनेस लाइफ दोनों की? हाँ, बिजनेस एक्टिविटी तो निश्चित तौर पे कश्मीरी ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा खुश हैं। वहाँ के लोगों की हालत ख़राब है। यहाँ सरकार ने 70 साल में सब कुछ देने की कोशिश की है, बिजनेस दिया, मान सम्मान दिया, सिर पे बैठाया है, सब कुछ हुआ है। तो आम आदमी का जो जीवन है, जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, उसकी रोज़मर्रा की लाइफ है, उसकी सोशल स्टेटस है, वो वहाँ के मुसलमान से यहाँ अच्छी है। आप कश्मीर में कोठियाँ देखिए जा करके, कई इलाकों में इतनी अच्छी कोठियाँ मिलेंगी आपको, बसंत विहार की पॉश कॉलोनी की कोठियों की आपको याद आएगी। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ का कश्मीरी ज़्यादा संपन्न है, ज़्यादा खुश है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ और इस तरफ के मुसलमानों के समस्या और मसाइल को किस तरह से देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप अलग तरह की है। यहाँ पर 370 के बाद लाइफ नॉर्मल हो गई है, वहाँ लाइफ नॉर्मल नहीं है। यहाँ आप कह सकते हैं कि सेना का नियंत्रण था, कुछ कठोर कानून थे, कुछ इस तरह से। इन सब सुविधाओं और सीमाओं के बावजूद यहाँ का जो मुसलमान है वो बेटर है, वो रिलैक्स्ड है, मोर फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा सुरक्षित है, और जो उसका कहना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज़ कम्पेयर टू उस कश्मीर के यहाँ ज़्यादा है। तो इन टोटलिटी यहाँ का मुसलमान बेटर पोजीशन है। सर, जनसंघ के समय से ही आरएसएस का एक बेसिक आइडिया था कश्मीर को लेकर, जो उनको ऐसा लगता था कि जो 70 साल पूरा नहीं हुआ, आपको लगता है कि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस सपने को साकार करने में लगेगा? 100%। 70 साल से आरएसएस और जनसंघ के दिनों का जो सपना पूरा नहीं हुआ था, भगवान ने उसे साकार करने के लिए 2 व्यक्तियों को देश में भेजा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। 70 साल में जो नहीं हो सका, एक झटके में इन्होंने कर दिया। 370 हटाने की कल्पना इनकी बहुत पुरानी है। राम मंदिर का सपना इनका बहुत पुराना है। दोनों हो गए। समान आचार नागरिक संहिता जो है वो लागू होने वाली, देर से लागू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर मान के चलना चाहिए, आरएसएस और जनसंघ के जीवन में एक वरदान बन गया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उन्होंने सपने को पूरा किया। यही वजह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अब लोग युग पुरुष के तौर पर देखते हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर युग पुरुष देखते हैं। भाई कश्मीर में जो हुआ है, कश्मीर वालों का अपनी सेंटीमेंट हो सकता है लोगों का कि भाई हमें दबाया गया, ये क्या, लोकल सेंटीमेंट अलग होता है, थोड़ा देखिए देश का सेंटीमेंट अलग होता है। तो ओवरऑल तो चमत्कार है ही, जो कश्मीर हाथ से निकल गया था, जिसमें सोचते नहीं थे, अधिकांश में हड़ताल बंद, कोई टूरिस्ट आता नहीं था, बिजनेस एक्टिविटी ठप थी, वो लाइफ नॉर्मल हो गई है बिल्कुल जो है। तो चमत्कार तो हुआ है, और चमत्कार केवल यही नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे फैसले देश में इन दोनों ने किए हैं, जिससे कहा जाता है, कश्मीर के रेफरेंस में ये कहावत है कि कश्मीर के इतिहास में, हिस्ट्री में जब लिखा जाएगा, देश की हिस्ट्री में, तो गए हुए कश्मीर को वापस लौटा के हिंदुस्तान में लाए इसको, प्रैक्टिकली। कागजों में तो था ही, लेकिन प्रैक्टिकली उसको वापस लाए, इसलिए युग पुरुष आप इनको कह सकते। सर, 370 की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो अमित शाह का जिक्र ना हो, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ समझना चाहेंगे। पहला, जो उनके आसपास के लोग हैं वो मानते हैं कि वो हैं गृह मंत्री, लेकिन 2 मिनट में वो एक कार्यकर्ता के रूप में आ जाते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उनको रोड शो करना था, उनको लगा कि लास्ट मोमेंट पे ज़रूरत है, तो वो कमरे में बंद होके मैन टू मैन मार्किंग फ़ोन करने लगे। तो 2 मिनट में वो कार्यकर्ता बन जाते हैं, 2 मिनट बाद वो गृह मंत्री बन के फाइलें देखने लग जाते हैं। तो इस व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मल्टीफेसेड मैन जिसे आप कहते हैं, जनून, 22 घंटे काम करने वाले, और वो वहीं उतरते हैं जहाँ उनको लगता है कि पार्टी हार रही है, तो वो छोड़ देते हैं गृह मंत्रालय,
कार्यकर्ता बन जाते हैं। वाराणसी में पड़े रहे एक हफ्ता उस चुनाव के अंदर जो है। आपने सही कहा, मैन टू मैन फ़ोन किए, 1500 लोगों को अमित शाह ने खुद फ़ोन किए एक सप्ताह में, और जुड़े उन लोगों के साथ में, और सारी सीटें फिर जीत ली वहाँ पे। तो क्या वॉरियर हैं वो, योद्धा होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के योद्धा, जिसे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के जीवन में एक वरदान है अमित शाह। कश्मीर को पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त कराना, या ये जो राष्ट्रवाद की फीलिंग है, ये क्या उनके मन में शुरू से थी या अभी आई है जब वो राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आए? कैसे है? ऑफ कोर्स शुरू से है वो। तो एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब वो 16 साल के थे तो पाठशाला में गए, तो वहाँ पढ़ा रहे होंगे, संघ की पार्टी। ऑफ कोर्स संघ की पाठशाला में गए तो उनको पढ़ा रहे होंगे, लेक्चर दे रहे होंगे राष्ट्रभक्ति का सारा, क्योंकि राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी जाती है वहाँ पे जो है। तो एक गोला बनाया वहाँ बताने वाले ने कि कश्मीर क्या और पाकिस्तान का कितना प्रभाव है, और उस गोले में यूँ गोला बनाया और गोले के अंदर एक बना दिया कि ये जो छोटा टुकड़ा है ये पाकिस्तान है और बड़ा गोला कश्मीर है, अर्थात कश्मीर है पर पाकिस्तान आज वहाँ मौजूद है। तो तब से उन्होंने ठानी कि एक दिन मैं इस पाकिस्तान को हटा के रहूँगा यहाँ से, कश्मीर में से, कश्मीर की बाउंड्री से, और आज दिन वो आ गया। तो निश्चित तौर पे वो शुरू से संस्कार ऐसे रहे आदमी के, नरेंद्र मोदी के संस्कार भी ऐसे रहे होंगे, जितने बड़े नेता हैं आरएसएस बीजेपी के, उनके संस्कार ऐसे हैं। अब इनका एक दृढ़ निश्चय ज़्यादा है थोड़ा, और एग्जीक्यूशन का मिरेकल है अमित शाह, तो कर दिखाया उन्होंने, दैट्स ऑल। तो एग्जीक्यूशन, जब वो गृह मंत्री बने तो आपको लगता है कि उनका एक अलग तरह का प्रभाव है एज गृह मंत्री, डर है या प्रभाव है? निश्चित तौर पे मेरा स्पष्ट मानना है गृह मंत्री का खौफ होना चाहिए, और अमित शाह इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आप देश की कोई घटनाएं ले लीजिए, पार्टी डिसिप्लिन ले लीजिए, बहुत किस्से कहानियाँ चलते हैं। जैसे अमित शाह मैदान में आते हैं, सब चुप, सब एक ही भाषा बोलते हैं, अनुशासन की भाषा बोलते हैं, गुटबाजी खत्म। और देश की आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अब गिलानी की डेथ हुई, स्वर्गीय गिलानी जो है, उम्मीद थी बड़ा हंगामा, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे जो है, उससे पहले बड़े प्रदर्शन होते थे। तो अमित शाह को कुछ ऐसा वरदान है कि अंगद के पाँव की तरह जहाँ खड़े हो जाते हैं, जा करके उतरते हैं वहाँ सब शांति हो जाती है, जिसे आप कहते हैं। तो खौफ होना ज़रूरी है, उनमें पूरा खौफ है, बल्कि कहना चाहिए कि खौफ अगर 90% जरूरी है, उनके पर्सनैलिटी में खौफ उनके चेहरे से लगता है 91%। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके समय में मातिक्य आदित्य करके एक उनके थे सिपाही सालार, मातिक्य जैसे नरेंद्र मोदी के ये अमित शाह हैं, ये उनका खौफ था पूरी स्टेट में, उनके नाम से कांपते थे लोग जो है ये। तो आज देश के किसी विषय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अमित शाह को चुनौती देने की स्थिति में हो, या फिर उसके मन में कहीं ना कहीं उनका खौफ नहीं हो। तो अच्छा है, आई अप्रिशिएट। होम मिनिस्टर के लिए खौफ एक रिक्वायरमेंट है, उनके व्यक्तित्व में है, वेलकम। 2019 में जब मोदी मंत्रिमंडल की चर्चा चल रही थी, तो उसमें मैंने ये सुना है कि अमित शाह को वित्त मंत्री के तौर पर प्लेस करने की सोचा जा रहा था, लेकिन अचानक से आउट ऑफ द ब्लू एक बदलाव होता है और अमित शाह जो है वो गृह मंत्रालय की कमान संभाल लेते हैं। तो इस घटनाक्रम को कैसे देखें, ये कैसे बदला, कैसे हुआ? यू आर एब्सोल्युटली राइट। उनको वित्त मंत्री बनना था, हुआ है कि अहमदाबाद से चुनाव जीता, सब पॉलिटिशियन जीतते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं भी क्या करना चाहिए। अब चूँकि उनका फ्री हैंड है तो पूछा होगा किसी से, कार्यकर्ता से भी, कौन सा मंत्रालय हमें लेना चाहिए, जनता का भला कर सकें, पार्टी का भला कर सकें जो है, अपने एजेंडा को लागू कर सकें जो है। तो उनका सब वित्त मंत्रालय अच्छा रहेगा, यहाँ बजट होता है, सब आते हैं, राज्य कंट्रोल में रहते हैं, मुख्यमंत्री कंट्रोल में रहते हैं, प्लानिंग कमीशन है, सारा है। तो मन बन गया वित्त मंत्री का जो है, और एक तरह से हो गया कि वित्त मंत्री में शपथ हो रही है। उनके परिवार के लोग अमेरिका में हैं, वो लोग भी आ गए, और इसी ख्याल से उतरे पालम पे दिल्ली में कि वित्त मंत्री बन रहे हैं अमित शाह जी। लेकिन बन गए गृह मंत्री। कैसे बन गए? नरेंद्र मोदी का विज़न, उनका टैलेंट, उनकी दूरदर्शिता, और उनको नरेंद्र मोदी को पहले से तय था कि मुझे 370 हटाना है, मुझे लागू करना है। अमित शाह के अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि गुजरात में देखा उन्होंने उनका काम, जो कन्विक्शन के साथ, कमिटमेंट के साथ टफ होके उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप करके वित्त मंत्रालय बदल के उनको दिया, और आज देखिए नरेंद्र मोदी का जजमेंट कितना सही निकला प्रधानमंत्री के रूप में, जो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी गृह मंत्री की। तो आई थिंक इंडिया के इतिहास में गृह मंत्री हुए हैं, सरदार पटेल को छोड़िए, बाकी पिछले 30 साल में जो गृह मंत्री हुए हैं, 40 साल में, इज़ द मोस्ट पावरफुल होम मिनिस्टर। तो ये मोदी का जजमेंट था उनको गृह मंत्रालय देने का, और वो सही साबित हुआ, दैट्स ऑल। जो NSA हैं अजीत डोभाल, उनका रोल क्या है? देखिए अजीत डोभाल जो हैं वो नरेंद्र मोदी की डिस्कवरी हैं। हर क्षेत्र में हर पॉलिटिशियन को एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के रूप में ये व्यक्ति उनको मिला, अमित शाह ने इसे एंडोर्स किया, ओके किया, NSA बनाया उनको। और एक्चुअल में क्या है कि 2019 के जो चुनाव हुआ लोकसभा का, दे वर कॉन्फिडेंट कि हम वापस आएंगे। तो उस समय से मोदी शाह ने स्ट्रेटजी बना ली थी, हम 370 हटाएंगे आते ही, इसके लिए होमवर्क करेंगे। तो डोभाल को जिम्मेदारी सौंपी गई,
सारा होमवर्क हुआ, इंटेलिजेंस यहाँ पड़ी रही, मैन टू मैन ट्रैक हुआ, आतंकियों को ट्रैक किया गया, जो सस्पेक्टेड लोग थे जो आंदोलन कर सकते उनको ट्रैक किया गया और 370 लागू हो गया। अब 370 लागू हो गया तो दिल्ली में भी थोड़ी चिंता थी कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, आउटफॉल क्या होगा इसका, फॉल आउट क्या होगा इसका जो है। तो चिंता के अंदर था कोई तो व्यक्ति जाए यहाँ से, तो अजीत डोभाल आगे आए और उस क्रिटिकल माहौल के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह ने डोभाल को यहाँ भेजा। वो मुस्लिम मोहल्लों में गए, यहाँ पे बिरयानी खाई, कॉफ़ी पी खड़े होके, और उनका मैसेज ये था कि 370 ये पॉलिटिकल इशू हट गया, आपके जीवन में कोई असर आने वाला नहीं है इसका, हम आपके साथ हैं, दिल्ली की सरकार आपके साथ है और हम आपकी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे यहाँ आकर के जो है। तो वो भरोसा दिलाने के लिए भारत सरकार का एक बड़ा आदमी आया। कुछ लोगों ने कहा कि आर्मी के लोग उनके आसपास थे, तो रहते ही यार, एक बड़ा आदमी आता है तो सिक्योरिटी कवर तो रहते हैं उसको, उसमें क्या बात है। लेकिन साहसपूर्ण कदम था ये उसका आना यहाँ। उन्होंने नानुकरनी की प्राइम मिनिस्टर को, साहब वहाँ तो रिस्क है, मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। जैसे प्रधानमंत्री गए थे उसमें झंडा फहराने, तो वो भी बड़ा रिस्की था उस दिन यहाँ पे जो है, उन्होंने किया और इसके लिए उनकी तारीफ़ की जाती है। क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सी खूबियां आपसे जान चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता जो बरकरार है उसके पीछे किस तरह की फैक्टर्स आप देखते हैं? क्या ऐसी खास बातें हैं कि आज भी मोदी मैजिक है? मोदी मैजिक है उनकी वाणी, उनका भाषण। कल ही रात में इंदौर का उनका भाषण सुन रहा था, भारत 24 पे प्रोग्राम चलता है, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, 20 वर्ष के पुराने भाषणों पर आधारित। तो एक एक भाषण सुनने में मज़ा आता है। 20 साल पुराना भाषण सुनते हैं लगता है कि आज का भाषण है ये। और शशिकांत आज मेरे साथ, इसने कहा पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते थे, तो मैंने कहा अभी भी ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। वो कहा पहले ज़्यादा अच्छा बोलते थे, तो कारण था अब सरकार है, सरकार का वजन है, नीतियाँ, प्रेशर, ये वो एजेंडा बढ़ गया सरकार का। पहले मुख्यमंत्री थे, तो ओजस्वी वक्ता होना उनका जो है ना एक सबसे बड़ा गुण है जो लोकप्रियता में लाता है। आप कुछ भी कर लीजिए, उनकी लोकप्रियता जो है ना उनके ओजस्वी भाषणों के कारण से, उनके विज़न के कारण से हमेशा उनके साथ रहेगी। हीरो हैं नरेंद्र मोदी। 10-15 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिसे कहते हैं कि पागल हैं उनके पीछे, उनके समर्थक हैं, उनके बुराई को सुनना नहीं चाहते, उनके खिलाफ को सुनना नहीं चाहते। तो मोदी की लोकप्रियता ऐसी कैसी है, और मुझे दिखाई नहीं देता अभी कि अगले कई साल तो उसमें को परिवर्तन आने वाला हो। इसी को देख के कुछ लोग ये कहने लग गए हैं कि अब लड़ाई 2024 की नहीं है, लड़ाई 2029 की है। तो मोदी इज़ पॉपुलर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की सर मैं बात करूँ, ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया। 7 सीटों को बढ़ाया तो गया ही है, लेकिन साथ ही एक रिजर्वेशन भी हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें, फिर कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें। लेकिन इसका पॉलिटिकल एंगल अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ। पॉलिटिकल जस्टिस, पार्टिसिपेशन टू स्ट्रेंथन फर्दर डेमोक्रेसी इन कश्मीर। ये वर्ग उपेक्षित थे, पिछड़े थे, इनका नंबर ही नहीं आता था कहीं, इनके लिए रखा गया है। 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रखी गई हैं, मुख्य धारा में लाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। अच्छा प्रयोग है, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है, हम इसकी तारीफ करते हैं। जिस वक्त आप देखते हैं तो मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए 87 के बाद कहा गया कि 150 रह के 150 आ गए, ये चलता रहा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और बाकी एजेंसी के रूल को आप किस तरह से देखते हैं मिलिटेंसी को फॉलो करते हैं? ये पहली बार हुआ और बड़ा ब्रिलियंट और विजनरी एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी सरकार ने किया टेरर फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि तो सब जानते हैं, आप लोकल एडिटर आप जानते हैं कि पैसा विदेशों से आता था और पॉलिटिकल पार्टीज़ को आता है, किसी को अच्छे काम के लिए आता है, बुरे काम के लिए आता है, यहाँ इसलिए आता था। कानून व्यवस्था, पत्थरबाजी, ये सब जो है, तो उन्होंने उस चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर के बजाय आर्थिक रूप से पकड़ा। मोदी सरकार की सोच रही है कि किसी शत्रु को और ख़त्म करना है, उसके आर्थिक आधार को ख़त्म करो पहले। तो उन्होंने जो फंडिंग का सोर्स था, टेरर फंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो ईडी के थ्रू, एनआईए के थ्रू उसको ट्रैक किया। और आप देख रहे हैं आज घटनाएं, पत्थरबाजी 10% रह गई। पैसा ही नहीं आएगा तो कहाँ से काम होगा, सब पैसे से काम चलता है। रही बात नेक्स्ट एनआईए की, तो बहुत से केसेस उन्होंने दिए उनको, सीबीआई को यूज़ किया और सारे बड़े लोगों के खिलाफ आज के केसेस हैं। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ केस चल रहा है, देखिए आप, ईडी का चल रहा है, सीबीआई का चल रहा है। महबूबा उनके मदर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, इन एजेंसीज का पहली बार सेमी पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए, सेमी पॉलिटिकल, बेसिकली तो आर्थिक ऑफेंस है और आर्थिक ऑफेंस के लिए कर रहे हैं। इन कश्मीर का डर था लोगों के मन में, कश्मीर में जाएंगे, एनआईए जाएगी, ईडी जाएगी तो पिटाई हो जाएगी, हड़ताल हो जाएगी, नहीं जाने क्या हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन एजेंसीज ने बेहतर काम किया और कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर या जो कंट्रोल हुआ है सिचुएशन का, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ इन एजेंसीज का रहा है। तो दे हैव वेल डन देयर रोल इन कश्मीर। पिछले कुछ समय से जब सरकार की बात हुई तो ये कहा गया सबका साथ सबका विकास, एक नारा तो दिया गया, लेकिन डबल इंजन की सरकार बार बार हमने सुना हर प्रदेश में की सरकार के साथ में।
जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप इसे कैसे देखते हैं, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले, चाहे बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की हो, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भूमिका की हो, आप उनकी इस भूमिका को इसमें कैसे पाते हैं? ये डबल इंजन सरकार कामयाब है, मैंने पहले भी कहा है आपसे। कोऑर्डिनेशन दोनों में बहुत अच्छा है। आमतौर पे क्या होता है, एक ही पार्टी के दो बड़े लोग एक राज्य में होते हैं तो दो पावर सेंटर बन जाते हैं, पैरेलल पावर सेंटर बन जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों मैच्योर हैं, इसलिए पैरेलल पॉलिटिकल सेंटर नहीं बने। रही बात उनकी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, बहुत ही डिसेंट और डिग्निफाइड आदमी हैं, यहाँ के विकास में रुचि लेते हैं। अपने इलाके में उन्होंने 8 सालों में 75 बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, यहाँ पे चालू किए हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है बिटवीन राजभवन एंड सेंटर्स नॉमिनी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज़ परफेक्ट, अच्छा है। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि इस कोऑर्डिनेशन के कारण से कश्मीर के डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी और आपसी मतभेद या डिफरेंसेस की कोई गुंजाइश इसमें नहीं रहेगी। जो एलजी है मनोज सिन्हा, हाँ, उनके 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल अच्छा है उनका। सबसे पहली बात है कि लंबे समय बाद एक पॉलिटिशियन को यहाँ लाया गया है, एक सुलझे हुए सीनियर खांटी पॉलिटिशियन को राजभवन में बैठाया गया है। कश्मीर का राजभवन, श्रीनगर राजभवन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में रहा है। हालांकि ब्यूरोक्रेट्स ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर एक पॉलिटिकल जो फील था, नरेंद्र मोदी हमेशा चाहते थे एक पॉलिटिकल चेहरा यहाँ आए, लोगों में विश्वास हो कि डंडे का शासन नहीं खाली आर्मी का, मिलिट्री का, ब्यूरोक्रेट का। यहाँ हम पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं, तो राजनीतिक चेहरा बनकर उस सरकार का यहाँ पे आए। 2 साल पूरे किए उन्होंने, बहुत डिग्निफाइड रहा, कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ नहीं है। रही बात डेवलपमेंट की, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो उनका ये है कि जो नरेंद्र मोदी खुद का प्रधानमंत्री का पैकेज है 58,000 करोड़ का जो है, उसको वो अच्छे से लागू कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए सड़कों के डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ लगा दिए हैं। 70 सालों में कुल 3000 मेगावाट का था यहाँ जनरेशन जो है, प्रोडक्शन। तो अब वो जनरेशन जो है बढ़ करके केवल 2 साल के अंदर ही वो जो था 3000, अब 3500 मेगावाट हो गया 2 साल में, अगेंस्ट 3000 ऑफ 70 ईयर्स। सारा मिला के आप जो देखते हैं, तो अच्छा काम हो रहा है। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट में अच्छा काम हो रहा है। तो कह सकते हैं बाय एंड लार्ज ही इज ए सक्सेसफुल गवर्नर इन कश्मीर। राजनीतिक संभावनाओं की अगर बात करते हैं तो श्रीनगर का अगर हम जिक्र करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज देखते हैं आप भाजपा के कम? भाजपा कमबैक अब समझ लीजिए कि कल जो एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है उससे लगता है कि होने वाला है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जो है बीजेपी चाहती थी, तो अब क्या है कि सरकार का बनना तय माना जा रहा है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात की बात है, लेकिन अब क्या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के पूरे आसार हैं। चुनाव होंगे तो आप पाएंगे राजभवन में उन लोगों की शपथ होते हुए जब भी चुनाव होंगे। श्रीनगर के लाल चौक की जगदीश सर बात की जाए तो एक तरह से कश्मीरी आतंकवाद और उसका एक पर्यायवाची ये श्रीनगर लाल चौक हुआ करता था। आज उस लाल चौक के हालात को एक तो समझाइए, किस तरीके का परिवर्तन आपने देखा आपके सामने, पहले क्या था और इस सरकार की विजन। मैं अपने लोकल एडिटर से कहूँगा कि शो के बाद में आपको लाल चौक लेके जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी जिसे कहते हैं। जिस तस्वीर को आपने देखा हमेशा अखबारों के अंदर, आतंक का प्रतीक था जो लाल चौक, ठीक है, जहाँ पे पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के 26 जनवरी 1992 उस दिन झंडा फहराने चले गए। नरेंद्र मोदी के समझ में बात आ गई, मुरली मनोहर जोशी को साथ लिया और चले गए, पहुँच गए वहाँ पे। उस समय समझ लीजिए गोलीबारी होना तय था, इतना टेरर था उसमें आतंकवाद का यहाँ पे कि मिलिट्री की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ चले जाएँ आप जो है। नरेंद्र मोदी चले गए झंडा लेके। मैं झंडा देखता हूँ, आज भी चलता है हमारे यहाँ चैनल पे कि झंडा लेके खड़े हुए वहाँ पे, जान को रिस्क में टोटल लेकर के। नरेंद्र मोदी के लाइफ का सबसे रिस्की मोमेंट था वो तिरंगा वहाँ फहराना, उस दिन वहाँ खड़े होकर। एक तो वो दिन था और एक आज दिन है। मैं पिछली बार लाल चौक गया वहाँ पे, तो आसपास क्या है कि मिठाई की, गोलगप्पे वालों की बहुत अच्छी दुकानें हैं। और मुझे रोड साइड में जाता हूँ, मैंने भी खड़े हो खाया और मैं लाल चौक को देखा, कभी अपने आप को देखता कि क्या यही वो लाल चौक है क्या, टेरर का प्रतीक। तो आज जाने से पहले, दिल्ली लौटने से पहले आप लाल चौक जाके आइए, लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। अपना फोटो खिंचवा रही हूँ, तो लाल चौक इज़ बैक टू नॉर्मल लाइफ। आपने एक बहुत अच्छा एक किस्सा आपको भी मालूम है, मुझे चाहता हूँ आप दर्शकों के साथ वो शेयर करें। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी आपने लाल चौक की जब फहराने आए थे, उसके अलावा एक और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट थी कश्मीर की, श्रीनगर की, जो कारगिल वॉर के दौरान हुई थी 1999 में। वो हिमाचल के प्रभारी थे बीजेपी के, और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हिमाचल के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, वो हिमाचल के जुड़े हुए जो लोग कारगिल में शहीद हुए थे या जो लोग यहाँ आकर घायल थे, वो श्रीनगर के हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उस समय तय किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि ये उन लोगों को कारगिल में जाकर मिलेंगे जो घायल हैं, लेकिन उसकी इजाज़त उन्हें नहीं मिली। तो कहा गया कि आप श्रीनगर के हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनसे जाकर मिल सकते हैं। तो वो जो एक किस्सा है जो आप सुनाते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से शेयर करें ताकि दर्शकों को पता। नहीं, किस्सा बहुत इमोशनल है वो,
और नरेंद्र मोदी का जो कोर है हार्ट, जिसमें रग रग में रण रण में जो राष्ट्रभक्ति और जो बसता है और इमोशनल हो जाते हैं राष्ट्रभक्ति की बातों को लेके, तो आए थे आर्मी हॉस्पिटल में, यहाँ पे गए। एक जवान था, इसके सारे दोनों हाथ उड़ गए थे, लेग्स उड़ गई थी, ढके हुए थे, लेटा हुआ था। तो बुके लेके धूमल के साथ वो गए चीफ मिनिस्टर के साथ। उसको बुके देने की परंपरा होती है ऐसा, और बुके के साथ कोई फल का कोई टोकरा वोकरा जैसे जाते हैं नॉर्मल कटसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ऐसा कुछ था। तो देने की कोशिश की, तो जवान ने बहुत ऐसी निगाहों से उनको देखा जैसे गुस्से में हो जवान। वो मजबूरी तो थी कि उसके हाथ पाँव नहीं थे, वो ले नहीं सकता था। उसके मन में अफसोस था कि मैं ले नहीं पा रहा। तो उसकी उस जो आँखों में जो उसका जो था तरारपन था और जो गुस्सा था, उसको देख के लोग सोचा कि शायद इनको अच्छा नहीं लगा, और शायद इनको लगा कि देखो तुम्हारी सरकार के कारण से हमारी आज ये दशा हुई है। तो ये लौट आए वापस वहाँ से। नेक्स्ट डे पता किया जवान के बारे में, तो मालूम पड़ा कि वो इसलिए नहीं ले पाया, उसके हाथ और पाँव दोनों नहीं है। उसके मन में इच्छा थी लेने की, इसलिए उस आँखों में उसका आक्रोश ऐसा आया हालात को देख के। अगले दिन फिर वापस गए ये लोग उस जवान से मिलने, और कहा कि कैसे हो, तबीयत ठीक है? उसने कहा आज मेरे को दर्द नहीं है, कल मेरा दर्द बहुत था इसलिए मेरा आचरण कुछ ऐसा था। आज दर्द क्यों नहीं है कि कल हमने टाइगर हिल है ना जीत लिए इंडियन आर्मी, जिसने जहाँ मैं ये घायल हुआ हूँ। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू थे, उन्होंने झुक के उसको गले लगाया। जो है ये किस्सा था, इमोशनल किस्सा है। यस 92 का जिक्र किया, जब लाल चौक की तस्वीर बदली, जब नरेंद्र मोदी वहां पर तिरंगा लेकर पहुंचे, उसी तरह का एक इनिशिएटिव इस बार 15 अगस्त पर हमें नजर आया, हर घर तिरंगा अभियान के तहत। और घाटी की बदलती तस्वीर ये नजर आई कि जिन युवाओं के हाथों में पत्थर बंदूकें, हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहे न्यूज़ पे, इस बार उन युवाओं के, उन्हीं यहाँ के बाशिंदों के हाथों में तिरंगा था। इस इनिशिएटिव को कैसे देखिए, इनिशिएटिव के दो पार्ट हैं, एक तो घाटी, एक रेस्ट ऑफ कंट्री, रेस्ट ऑफ कश्मीर। तो घाटी में तिरंगा वो सिंबॉलिक था एक तरह से, बड़े पैमाने पे तिरंगा नहीं लहराया गया। एंड यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ लोकल पीपल, ठीक है ना। भाजपा के कुछ लोगों ने प्रयास किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रयास किया, पूरे कठुआ और सारे एरिया के अंदर जो है, तो एक रीजनेबल संख्या में तिरंगा लेके लोग चले, उससे एक मैसेज गया, एक सिंबॉलिक था तिरंगा लेके चलना यहाँ के लोगों का है। ये तो कश्मीर की बात है, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ कंट्री है उसमें एक रिवोल्यूशन था, ये एक कैंपेन था, एक जिसे कहना चाहिए एक मोबिलाइजेशन था। मैं आज तक नहीं समझ पाया इस बात को कि नरेंद्र मोदी किस तरह के राष्ट्रीय नेता हैं, किस तरह के जननायक हैं, क्योंकि एक आवाज़ पे राष्ट्र खड़ा हो जाता है। वो एक बात बोलते हैं नारा बन जाती है। उन्होंने एक बात की, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, वो एक कैंपेन बन गया। दीवानगी जुनून के हद तक लोग जो है रेस्ट ऑफ इंडिया में अदर दैन कश्मीर जो है उसको करते रहे। जम्मू में हुआ, कश्मीर का पार्ट है, दैट पे आप मान लीजिए, सब कुछ हुआ। मतलब हालत ये होगी कि लड़के लड़कियां स्मार्ट, जो कोई तिरंगा से उनका कोई लेना देना नहीं है आज के कल्चर का, जो है पार्टी कल्चर के लोग, वो अपने मोटरसाइकिल तिरंगा लगाए घूम रहे हैं, वो कार पे तिरंगा लगा रहे हैं। तो तिरंगे के प्रति जो क्रेज़ पैदा किया नरेंद्र मोदी ने, क्रेज़ पैदा किया, उसका पुनर्जन्म किया, वो इस नारे ने किया। तो नरेंद्र मोदी कैंपेन ऑफ घर घर तिरंगा वॉज ए सुपर हिट। कि कश्मीर की राजनीति को एक अलग दिशा का मोड़ देने वाले एक नाम हमेशा याद रहता है, शेख अब्दुल्ला। एक सेक्शन ये भी मानता है कि नेहरू टेन्योर में या इंदिरा टेन्योर में उनको प्रमोट किया गया। सर, क्या वजह रही कि उनको कश्मीर की कमान वापस सौंपी गई? देखिए, शेख अब्दुल्ला हैज़ बीन ए हिस्टोरिकल फैक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, sometime positive, sometime negative, changing roles according to circumstances. His only wish was to be the Prime Minister of an independent Kashmir. क्यों बेटा अजमल कि कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए, उसके प्रधानमंत्री बने, ये उनकी अभिलाषा थी, महत्वाकांक्षा थी। इस अभिलाषा के चलते उन्होंने कई बार यू टर्न लिए, कई बार रोल चेंज किए, सरकार की मजबूरी थे। क्यों तब भी माना जाता था कश्मीर की आवाज़ अगर है तो शेख अब्दुल्ला हैं, उनको कंट्रोल कर सकता है कश्मीरियों को, तो वो कर सकते हैं। तो समय के साथ साथ लोगों ने समझौते किए, लेकिन अंत में जब हुआ तो फिर लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा कि यार वी वर बिट्रेड बाय शेख अब्दुल्ला, या हमारे साथ धोखा हुआ। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से सोचती है। तो जेल में भी गए, लंबे समय तक जेल में रहे, और एक बार तो ऐसी स्थिति आई, पंडित नेहरू के सामने भी लाचारी थी एक तरह से करने की, इसको जो है कि साथ लेके चलना है, कैसे न कैसे कश्मीर को हैंडल करना है। यूएनओ में गए, यहाँ गए, तो एक बार क्या हुआ कि वो ये तय हुआ, उन्होंने तय किया शेख अब्दुल्ला ने शायद कि हम पाकिस्तान से मिल जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो एक चले यहाँ से, अचानक सुबह जो है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई, ये 53 की शायद बात है, उस समय जो है कि ये जा रहे हैं सोनमर्ग या कहीं गुलमर्ग। तो पता लगा, फिर गुलमर्ग गए, कह के गए थे कहीं और जा रहे हैं, ट्रेस हुए गुलमर्ग में जा कर के, वहीं अरेस्ट हुआ। अरेस्ट नहीं होते तो ये प्लान था कि थोड़ा दूर आगे जा कर के पाकिस्तान के साथ बीबीसी की प्रेजेंस में जो है अलग राष्ट्र की घोषणा कर दें। तो बंद हुए, लेकिन पॉलिटिकल मजबूरियाँ होती हैं, राजनीति में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, आप अंदर करते हैं बाहर करते हैं।
तो 22 साल बाद उनकी वापसी हुई, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, इस पर उनको मुख्यमंत्री कहा गया। उनके कहने से जगमोहन को सदर रियासत करने के बजाय आपको राज्यपाल दैटे बनाया गया। फिर वो इंदिरा गांधी ने 5 साल तक उनको मुख्यमंत्री रखा। 77 में चुनाव हुए तो ज़बरदस्त बहुमत से जीते। 82 में जब डेथ हुई उनकी, तो उनके पुत्र को फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये क्या है कि जो शेख अब्दुल्ला की हिस्ट्री है, ये एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस है कश्मीर का, पर कश्मीर में फैक्टर हैं, उनकी लेगेसी को आज देखो ना, उमर अब्दुल्ला तक आगे बढ़ा रहे हैं। दैट्स ऑल। सर, जब जब जम्मू कश्मीर की बात होती है, शेख अब्दुल्ला का नाम और उनकी तस्वीर सबसे पहले जहन में आती है। उनके पैटर्न पर 1992 में जब उनकी पैरवी से कर्ण सिंह को सदर रियासत बनाया गया था, वो उपाधि उन्हें दी गई थी, वो आप उसे कितना उचित मानते हैं? देखिए, उसमें के हिसाब से तो जो आदमी फैसला करता है ना, टू द बेस्ट ऑफ इट जजमेंट विजन, उससे करता है, प्रोप्राइटी से। वो फैसला गलत हुआ, आगे इतिहास ने जाकर सिद्ध किया कि वो भूल थी, वो फैसला करना उनका जो है इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली। आज उसकी कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट दैट वाज अ टैक्टिकल एरर ऑन द पार्ट ऑफ पीपल एट दैट टाइम। सर, ये भी कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला जी 370 को लगाने के लिए मुख्य जिम्मेदारी उनकी रही है। ऑफ कोर्स ही वाज हीरो एट दैट टाइम। 370 लगा के उन्होंने यश जीता। अमित शाह ने 370 को रिवर्स करके यश जीता। यश दोनों ने जीता, अलग अलग टाइमिंग से, अलग अलग मोड में। वो हीरो बने कश्मीरियों के हिसाब से कि एक स्वतंत्र अलग संविधान आपके लिए होगा। ये 370 मैं करता हूँ आपके लिए अलग संविधान। तो आप देख ही रहे हैं 370 के जाने के बाद अब इससे पहले क्या है कि 2 झंडे होते थे, एक कश्मीर का लाल रंग का झंडा, एक राष्ट्रध्वज तिरंगा, दोनों साथ लगते थे। अब 370 हटने के बाद में केवल एक ही झंडा है, तिरंगा, राष्ट्रध्वज, वो सब जगह लगता है। उसके बाद में फिर जो शेख अब्दुल्ला का जो बर्थडे होता था, उसका अवकाश होता था, वो अवकाश उन्होंने ख़त्म किया जो है। तीसरा फिर जो है दोहरी नागरिकता थी, वो उन्होंने वहाँ पे ख़त्म करी कुल मिला करके। तो क्या है कि सारा इस तरह से जो आपने कहा ना, वो सारे हालात बदले। वो उस समय के हीरो थे 370 लगाने के लिए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी आज के हीरो हैं 370 हटाने के सर, लिए। आपने हालातों का जिक्र किया, तो क्या 1990 का जिक्र नहीं होना चाहिए? हालात हमने देखा बड़े पैमाने पर हिंदू जो है वो घाटी छोड़कर निकले, लेकिन उस वक्त की सरकार क्या उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं मानी जानी चाहिए? बिल्कुल मानी जानी चाहिए। इसको आप यूँ मानिए कि 19 नवंबर 1990 इज़ द ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इज़ द ब्लैक डे ऑफ कश्मीर सेकुलरिज्म, कश्मीर की धर्मनिरपेक्षता, उसका ब्लैक डे है। उसमें का सेंटिमेंट था ये। हिंदू परिवार डूब के घरों के अंदर जा कर के जो है, उनको समझ नहीं आया कहाँ जाएं। फ़ोन करते थे कहीं से तो राजभवन का फ़ोन नहीं उठा, यहाँ पे आर्मी का फ़ोन नहीं उठा। तो कश्मीर की सड़कों पे उस दिन कोई कानून नहीं था, कानून का राज नहीं था, कोई सरकार नहीं थी। जो राज्यपाल थे जगमोहन, वो उस दिन वहाँ पे जम्मू गए हुए थे, उड़े वहाँ से, मौसम ख़राब था, वापस लौट गए वहाँ पे, तो कमान देने वाला नहीं था यहाँ पे। तो सारी रात उपद्रव की स्थिति रही यहाँ पे, इसीलिए बहुत ख़राब दिन था। सारे फिर उस दिन हिंदू भगाए गए, हिंदू चले गए। तो उस घटना को कश्मीरी पंडितों से जोड़ के जब जब उसकी याद आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बारे में ज़रूर जिक्र करें कि उनकी भूमिका किस तरह से कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण जिस तरह से हुआ, उसमें उनकी इमेज आप कैसे देखते हैं? उसके साथ ही मैं उससे पहले नेहरू के इंटरनेशनल व्यू से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जगमोहन की जो बात कर रहे थे, तो जगमोहन वाज ए फेलियर ऑन दैट डे बिकॉज ऑफ मौसम ख़राब था जो भी था। लेकिन उसके बाद में जब वो आए 19 जनवरी के एक हफ्ते बाद, उनको ये जानकारी मिली इंटेलिजेंस से कि ये फिर से स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करने वाले हैं, पाकिस्तान से मिलने वाले हैं, जो करने वाले हैं। तो 26 जनवरी का चूँकि इनपुट उनके पास पहले से आ गया था, तो उन्हें कश्मीर की सड़क पे चप्पे चप्पे पे कर्फ्यू लगाया, चप्पे चप्पे पे आर्मी का जवान खड़ा किया। तो वो जो प्लान था उस दिन का अब्दुल्ला का, वो फेल हुआ। ये जगमोहन, तो जगमोहन बाद पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिबेकल जो पहले दिन हुआ, और अगले एक हफ्ते बाद जो उन्होंने कंट्रोल किया उसके लिए प्रशंसा के पात्र थे। अब आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को बनाया उन्होंने, तो शेख अब्दुल्ला के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना वो सारे संसार में, जैसे होता, जैसे अभी हुआ था कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है कश्मीर में, सारे राष्ट्रों में एक एम्बेरसिंग सिचुएशन पैदा हुई थी। भारत को अपने राजदूत भेजने पड़े समझाने के लिए। अल्टीमेटली सब फिर जाके रिकनसाइल हुआ, और आज केवल 2 ही लोग कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, पाकिस्तान और चाइना। वो वैसे हमारे ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, दैट वे जो है। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ वो शेख अब्दुल्ला के दबाव में हुआ। शेख अब्दुल्ला को यूएनओ भेजा प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें जो नेहरू थे, कि जाके समझा के लोगों को आओ कि यहाँ मानवीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उन्होंने रोल ठीक से प्ले नहीं किया शेख अब्दुल्ला ने, ऐसा सुना जाता है। उन्होंने अमेरिका और इनसे मिल के बात की कि हम स्वतंत्र राष्ट्र कैसे बना सकते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीयकरण का मुद्दा जो नेहरू के टाइम में बना, दैट वाज ए रॉन्ग स्टेप, लेकिन उसके लिए नेहरू के साथ साथ शेख अब्दुल्ला भी उतने जिम्मेदार थे। जब भी आप अखबार उठाते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका कम से कम 1/3 हिस्सा उस अखबार का कश्मीर की घटनाओं पर केंद्रित रहता है, सेंट्रिक रहता है। लेकिन ये जो इलाका है 100 किलोमीटर की चौड़ाई वाला इलाका, लेकिन ये नेशनल पॉलिटिक्स को इस कदर डोमिनेट आखिर क्यों करता है और कैसे करता है? देखिए, डोमिनेट इसलिए करता है, कश्मीर है, 400 करोड़ रुपए इन 3 मंत्रालयों के हर साल यहाँ खर्च होते हैं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये 3 मंत्रालयों में जब मैं दिल्ली में जाता हूँ, मुझे ये लगता है वो चाहे फाइनेंस हो, होम हो, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, 4 मंत्रालय जो आपके हैं वो कश्मीर में उलझे रहते हैं। कश्मीर की ब्रीफिंग चलता रहता है, मीटिंग चलती रहती है होम में, पीएमओ में जो है, तो ट्रेजेडी है ये। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि नाउ कश्मीर इज़ कमिंग अंडर कंट्रोल, तो पहले जैसा डोमिनेट जो है ना कश्मीर उस तरह से वर्किंग में शायद नहीं कर पाएगा। तो 370 के बाद में ना हिंदू लौटा नहीं है, हिंदू लौटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, एक लिमिटेड वे में हुआ है। आज भी सेंटीमेंट वही है और हैरान होते हैं लोग देख करके, 140 करोड़ के देश में, देश के संविधान से हट के जो है ना कश्मीर जो घाटी जिसे हम कहते हैं, एक आइसोलेटेड मुस्लिम आइलैंड है जिसमें आप एंट्री नहीं ले पाए उस तरह से। भाई 370 का मिरेकल ये हुआ कि जनजीवन सामान्य हो गया, आम आदमी आने जाने लग गया, एक लाइफ लौट आई, जीवन लौट आया, एक डेड एरिया से एक राष्ट्र वापस, एक स्टेट जो है ना खड़ा हो गया। लेकिन कोई है जो नहीं लौटा, कोई है जो नहीं लौटा, जिसे कहना चाहिए उसको लौटाने के प्रयास जारी हैं। हमें कश्मीर की धरती पे बैठ के ये आशा करनी चाहिए कि एक दिन आएगा जबकि यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता होगी, यहाँ का मुसलमान हिंदू को गले लगाएगा। एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक प्रदेश की पीड़ा राष्ट्र की पीड़ा होती है, वो यहाँ लागू होती है। सर, इसी क्रेज को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल और गुजरात के क्रेज की बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप हिमाचल और गुजरात के राजनीतिक समीकरण? राजनीतिक चुनाव है दोनों जगह और दोनों जगह भाजपा जीत रही है। अब वैसे तो ज्योतिष का काम है, लेकिन हमारे यहाँ एक ज्योतिष हैं जयपुर में, वो अंगगणित हैं, डॉक्टर कुमार गणेश, वो करते हैं ज्योतिष, उनकी 10 में से 8 भविष्यवाणी सही निकलती हैं। तो मेरे पास आए थे वो, हम उनका कार्यक्रम चलाते हैं, फिर चलाएंगे अभी भारत 24 पे थोड़े दिनों में जो है सीटवार आकलन देंगे हम उसमें। हिमाचल का आकलन उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा 45 सीटें तो बीजेपी को जा रही हैं, 21 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं। तो हमने कहा आप पार्टी का क्या होगा? उनका लगभग 0 की स्थिति में आप पार्टी। और कट से अनुराग ठाकुर, आप पार्टी जो थोड़ा बहुत उठाने वाली थी सिर अपना, वो सारे लोगों को ले आए, अपने घर ला के बैठा दिया, वो उनकी शरण में आ गए, वो समर्पण कर गए वहाँ। तो आपका कोई भविष्य हिमाचल में ऐसा दिखाई नहीं देता है। भाजपा सरकार बना रही है। अब रही बात उसमें जो आप पूछेंगे मुझसे स्वाभाविक तौर पे कि मुख्यमंत्री के चेहरे कौन या कैसे हो सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के चेहरे तो देखिए नेचुरल तो वैसे जेपी नड्डा होते हैं, लेकिन वो बहुत सीनियर पोजीशन में चले गए हैं, दूसरे ब्रैकेट में चले गए हैं। जेपी नड्डा का एम्पावरमेंट कंप्लीट है इस समय एज ए पार्टी प्रेसिडेंट। शुरू में इतना नहीं था, तो ही इज़ वन ऑफ द 3 एट द मोमेंट, प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा तो दिल्ली की राजनीति करेंगे। और अब उनका कार्यकाल चूँकि खत्म हो रहा है, लेकिन मैंने पूरा भरोसा है कि कार्यकाल कम से कम 2023 के दिसंबर तक तो बढ़ेगा, राज्यों के चुनाव होंगे, हो सकता है 24 तक भी उनका कार्यकाल रहे। तो वो उस रोल को सूट कर गए हैं, उस रोल को समझ गए हैं, तो नाउ ही इज़ वेल एस्टेब्लिश। तो उनके हिमाचल लौटने की संभावना मैं नहीं देखता। नेक्स्ट चॉइस आप कह सकते हैं अनुराग ठाकुर, एक नेचुरल चॉइस हैं, यंग हैं, अच्छे हैं, लोकप्रिय हैं, चुनाव हारते ही नहीं हैं, 4 बार लोकसभा लड़े, 4 बार जीत के हमीरपुर से वहाँ से जो है, और आने वाले कल का भविष्य है, पॉलिटिकल लीगेसी भी है। और अब जयराम ठाकुर हैं, अब ये कंटिन्यू कर जाएँ तो कर जाएँ, यू नेवर नो। और मुख्यमंत्रियों का चयन जो है वो कैसे होता है भाजपा में, तो मैं आपको 2 घटनाएं सुनाता हूँ। तो चुनाव आजकल जो लड़ा जाता है वो इन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी से। गुजरात में हुआ चुनाव मुख्यमंत्री का, विधायक दल की बैठक हुई, दिल्ली से पर्यवेक्षक गए तो पर्ची खुली, भूपेंद्र पटेल के नाम की पर्ची खुली, उन्हें कोई जानता नहीं था, पहली बार एमएलए बने थे। तो विधायक दल की बैठक में कोने में लाल कमीज पहन के, कुर्ता पहन के बैठे हुए थे, पर्ची खोली तो लोगों ने कहा देखो भी है कि नहीं यहाँ, मौजूद भी है कि नहीं यहाँ। तो पता लगा उसका कोने में बैठे हुए हैं, तो कहा भाई आगे आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं तो पीछे रहता हूँ, यहीं खुश रहता हूँ पीछे अपने। तो पर्यवेक्षकों को समझ नहीं आया क्या कहें, फिर भी कहा नहीं आ जाओ आ जाओ। बैठे 3 मिनट में मुख्यमंत्री बन गए। तो ये स्टाइल है सरप्राइज़ देने का नरेंद्र मोदी अमित शाह का। इस स्टाइल में हिमाचल और गुजरात में चुनाव होंगे तो कौन मुख्यमंत्री बने नहीं कहा जा सकता। तो ये चर्चा करना, अनुमान लगाना आजकल इररिलेवेंट हो गया है बेसिकली, टोटली जो है वही तय करेंगे 11th आवर पे। 2 लोग जो हैं, 2 लोग, और अब चूँकि नड्डा साथ में शामिल हो गए हैं तो मैं कह सकता हूँ 3 लोग तय करेंगे, आप इसको यूँ मानिए। रही बात गुजरात का सवाल आपने उठाया, गुजरात में क्लीन स्वीप दिखता है मुझे तो, लेकिन हमारा ज्योतिष कुछ और कहता है थोड़ा।
हमारा ज्योतिष कहता है कि भाजपा को 109 सीट मिलेंगी, जबकि आम धारणा 140 सीट की है, 125 से 130 सीट की है। कांग्रेस को कहता है कि 70 के आसपास सीटें मिलने की संभावना है। जो कांग्रेस की धारणा आज वहाँ जो है वो 25, 30, 35 सीट की है। तो कभी कभी होता है ज्योतिष गलत भी होता है, जो है तो गलत हो सकता है ज्योतिष जो है, लेकिन कुल मिला के सरकार वहाँ बना रही है। बीजेपी चाहे 109 के साथ बना रही है और चाहे 135 के साथ बना रही है, और मुख्यमंत्री की वही स्थिति वो लोग तय करेंगे। गुजरात के वैसी एक्सपर्टाइज है, सब उनका होम स्टेट है, दैट वे जो है। तो दोनों ही राज्यों में जो बेसिक सवाल आपका था, भाजपा सरकार बनाने जा रही है उन दोनों राज्यों के अंदर। आप कुछ कह रहे हैं? कश्मीर के साथ साथ अगर हम कुछ और मुद्दों की भी चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे कि आज कांग्रेस की स्थिति आज बनी हुई है, और कांग्रेस में जिस तरह कांग्रेस एक नेशनल पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है देश में, लेकिन आज जो हालात बन गए हैं, यहाँ तक कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर वहाँ पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सारा देश उस तरफ देख रहा है, और एक बड़ी विकट परिस्थिति कांग्रेस के लिए आज है। तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या वर्तमान उसमें आप समझते हैं कि राहुल गांधी की जो स्थिति आज, वो एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे थे, लेकिन वो लोगों की आशाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाए, या किस वजह से ये स्थिति पैदा हुई, और क्या कांग्रेस इससे उभर पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इस सारे हालात में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, और खासकर नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, और फिर जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस लुप्त भारत। तो दोनों की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई है और बची कुची पूरी होने वाली है। जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले चुनाव में सरकारों के हारने की संभावना है, भाजपा के आने की संभावना है, तो उनका सपना पूरा हो गया है। उनका विचार था जो उन्होंने खाली कहा था एक विचार के नाते, सोचा नहीं था उन्होंने कभी कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कांग्रेस लुप्त भारत होगा, हो गया वो, दैट्स वन पार्ट। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये मानिए आप इसको। तो बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिम्मेदार। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता विज़ाविज़ विद इन कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी का आचरण भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। और टू सम एक्सटेंट अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो सोनिया गांधी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। राहुल गांधी का जो इनडिसाइसिव मोड है, यूँ कहिए, आज कीप ऑन कीप ऑफ ऑन जो है, इस तरह से वो जिम्मेदार हैं। और सोनिया गांधी इसलिए जिम्मेदार हैं, और राहुल के इंतज़ार में बैठी नहीं 3 साल 4 साल तक, पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनाया, और अंत में क्या हुआ, आज फिर राहुल नहीं माना, तो अशोक गहलोत की बात चल रही है। तो राहुल तक जो एक्सेस नहीं रही इस 5 साल में लोगों की, वो लोग पार्टी छोड़ के चले गए। हेमंत बिस्रा चले गए, कुछ और चले गए, कोई कुत्ते से खेलने की चर्चा करता है, कोई किसी और से चर्चा करता है। राहुल गांधी एक्सेसिबल नहीं है, राहुल गांधी टेलीफोन पे अवेलेबल नहीं है, राहुल गांधी का कमरा नहीं है एसएससी के अंदर के राहुल गांधी मिलने का समय 3 से 5 वो नहीं है। राहुल गांधी को कहाँ पकड़ो, कहीं नहीं है। राहुल गांधी को अचानक जोश आता है, नरेंद्र मोदी पे हमला कर देते हैं, फिर 15 दिन के लिए विदेश चले गए, नानी से मिलने चले गए, विदेश चले गए, इटली चले गए, कहीं और चले गए, कहाँ पकड़ो उनको। तो काम रिमोट से करना है, अधिकार सारे, जिम्मेदारी ज़ीरो। तो राहुल गांधी को मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ काफ़ी हद तक, एंड टू दैट एक्सटेंट सोनिया जी को भी इसलिए मानता हूँ, उन्होंने इसको होने दिया, शी अलाउड टू इट हैपन। और अल्टीमेटली फिर अब ये हो गई ना बात, अब राहुल गांधी ने इनकार कर दिया साफ तौर पे कि मैं नहीं रहूँगा। वो वैसे रिलेक्टेंट ब्राइड के रोल में थे। मैंने कई बार कहा कि राहुल गांधी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, रिलेक्टेंट ब्राइड जिसे कहते हैं, उसको मनाने में 4 साल लग गए, और अंत में फिर नहीं माने। और फिर आज के ज़माने में बच्चों को मनाने की तो माँ बाप की एक सीमा है ना। और फिर राहुल गांधी गुस्से को तो सोनिया भी जानती हैं। तभी अशोक गहलोत उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, आप बताइए। राहुल तो मानता नहीं है। अशोक गहलोत का मानना बिल्कुल क्लियर है कि गांधी परिवार से के खूंटे से ही बंधी रहेगी कांग्रेस, तभी जिंदा रहेगी, वरना कांग्रेस विघटित होगी। मैं कितना कर लूँगा, और अशोक गहलोत आ भी जाएंगे तो रिमोट कंट्रोल तो वही प्रियंका, वो राहुल के हाथ में रहेगा ना। तो क्या करेंगे आप जो है। तो काफ़ी हद तक राहुल गांधी, और यूँ कहना चाहिए गांधी परिवार ही जिम्मेदार है। और अब देखिए डिफरेंस ओपिनियन बिटवीन राहुल एंड प्रियंका ऑन सर्टेन इश्यूज़। वो कहते हैं मैंने कमिट कर दिया छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को हटा दीजिए, वो कहती नहीं हटाना ठीक नहीं होगा। तो सोनिया प्लस प्रियंका इज इक्वल टू राहुल। इसीलिए कई बार उन्होंने कहा मैं तो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, मेरी अपनी पीड़ा है, मेरे को फ्री हैंड नहीं है परिवार के अंदर, और पार्टी का आज स्थिति मैं कार्यकर्ता के रूप में करना चाहता हूँ। और कहते हैं जो पार्टी बिक गई, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, वहाँ मैंने चुनाव जीता, महाराष्ट्र में चुनाव जिताया, 20-20 करोड़ में मेरे लोग बिक गए, इस पार्टी का मैं क्या नेतृत्व करूँ। उनकी अपनी जगह है, अपनी पीड़ा है, लेकिन फिर भी वो इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकते कि वो अवेलेबल नहीं थे, एक्सेसिबल नहीं थे कार्यकर्ता को जी। तो टू दैट एक्सटेंट। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी इज ए हाउस ऑफ गांधीज, कन्फ्यूज्ड गांधीज, एक तरह से आप ये कह सकते हैं ब्रॉडली जो है। तो एक इतना बड़ा विपक्ष था देश के अंदर जो वो इस तरह से झर्रा के गिर गया है। आशा की जानी चाहिए कि लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष तो रहना चाहिए, कोई न कोई पार्टी विपक्ष के रूप में खड़ी होगी, हो सकता है कांग्रेस फिर से हो। तो ये लगता है सर संभावनाएं हैं कि गांधी परिवार से बाहर आए कांग्रेस और कोई
पूरी जैसे कि संभावना है। अशोक गहलोत जी वो का तो नाम by चल and रहा है, large अशोक ऐसा गहलोत इन होगा? प्रिंसिपल अशोक गहलोत इन प्रिंसिपल सहमति हो गई है। उनसे बेहतर एक्सपीरियंस दूसरा कोई आदमी इस पद के लिए नहीं है। लेकिन अब वहाँ लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का छोड़ना है, उनका ठीक नहीं है, उन लोगों का उनके कैंप का मानना है, इसलिए बात चल रही है कि दोनों पद एक साथ रख लें। ब्रॉडली मैं देख रहा हूँ कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं, ठीक है। और रही बात इससे जुड़ा हुआ सवाल मुख्यमंत्री का, आप पूछेंगे राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है बनने का, जी। तो आखिरी प्रयास तक गहलोत कैंप की कोशिश होगी कि पायलट के अलावा कोई दूसरा इंडिपेंडेंट व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। और फाइनली क्या होता है ये जन्मपत्र और भाग्य पर डिपेंड करता है। तो अभी क्या है, एक ही बात तय है केवल कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के साथ बन रहे हैं या बिना उसके बन रहे हैं, बहरहाल है अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं। आशा की जानी चाहिए उनसे कि कुछ सुधार आएगा और रिमोट कंट्रोल जो है गांधी का, वो कम से कम उससे थोड़ा सा करके कुछ फ्लेक्सिबिलिटी से अपना काम करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं, गिरफ्तारी की संभावनाएं तेज हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो देखिए उसमें तो ऐसा है कि कानून अपना काम करता है और कानून में कहा जाता है कि मरने के लिए बेईमान होना ज़रूरी नहीं है। कई दफ़े हस्ताक्षर गलत कागज़ों पर हो जाते हैं, गलत पेपर पर हो जाते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे व्यक्ति हैं पक्का केस बनाते हैं फाइल में। कोर्ट कचहरी फाइल से बंधे हुए हैं, कागज़ से बंधे हुए हैं, एविडेंस से बंधे हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कोर्ट कचहरी का फैसला जो है ना वो अपेरेंटली एक कॉमन प्रोप्राइटी, जो सेंस ऑफ प्रोप्राइटी उससे मेल खाता हो, तो निश्चित तौर पे गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल। अब वक्त गिरफ्तारी का जो है, तो मेरा आकलन ये है कि गिरफ्तारी जो है, खासकर सोनिया गांधी की बात हम करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो 2024 के बाद होगी। पॉलिटिकली तो यही सूट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोर्ट कचहरी आगे पॉलिटिक्स नहीं चलती है। कोर्ट कचहरी में कुछ फैसले हो गए तो पहले भी हो सकता है। तो कुल मिला के कहने का जो आशय है मेरा, वो ये है कि एक महिला जो एक समय प्रधानमंत्री पद का दावा पेश करने सोनिया जी गई थी, उसमें मुलायम सिंह के पीछे हटने से वो नहीं बन पाई कांग्रेस का, उसमें जो हुआ आज ये है भाग्य, यश अपयश, विधि हाथ जिसे कहते हैं। तो आज जो ईडी का केस है, सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस है, इसमें बिना किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के भी आज जो स्थिति है केस की, उसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मे बी अनफॉर्चुनेट बट व्हाट टू डू, लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। हर मुद्दे पर हमने चर्चा की, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का विजन हो या फिर अमित शाह की सोच हो या फिर उनके साथ अब जेपी नड्डा भी जो जुड़ चुके हैं, यानी 3 मैन आर्मी, जिसका जिक्र जेसी सर ने इस डिस्कशन में यहाँ पर किया है। और इसके साथ ही कश्मीर के भी खास तौर पर मुद्दों को शामिल किया, जिसमें कश्मीर की बदलती राजनीति को भी हमने जेसी सर से समझा। उम्मीद करते हैं कि कश्मीर की खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे, कश्मीर की खुशबू यूं ही बरकरार रहे, कश्मीर की आबो हवा यूं ही खूबसूरत बनी रहे और कश्मीर में अमन और शांति यूं ही बरकरार रहे। अगले एक और स्पेशल एडिशन में मिलेंगे द जेसी शो के। फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।